हेलो फ्रेंड्स। हम साइंस का स्टडी करने वाले हैं। अभी जो यूपीएससी एमपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट्स डाले हुए थे कि साइंस का बेसिक साइंस का भी लेक्चर लो। तो ये पुराना सिलेबस है एक्चुअली। तो हम नए सिलेबस को भी स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी भी देखेंगे, सीबीएसई भी देखेंगे। पहले ये पुराने सिलेबस से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये सबसे इजी सिलेबस है। जिनको मतलब आर्ट्स वगैरह है, जिनको ज़्यादातर याद रखने में दिक्कत होता है, उनके लिए बहुत अच्छा सिलेबस है पुराना वाला। हम पहले पुराने सिलेबस का साइंस देखेंगे, फिर बाद में ज्योग्राफी भी देखेंगे। अ, चलो देखते हैं। अभी ये 5th स्टैंडर्ड का जो साइंस है, इसमें पहले हम इंडेक्स देखते हैं। अनुक्रमानिका में देखिए, पहला जो यूनिट है वो मानवीय शरीर, उसके कुछ आंतरिक अंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भोजन का पाचन, आहार, रोग जंतु और रोग प्रसार और रोग प्रतिबंध, प्रथमोपचार। उसके बाद में पदार्थ का कण स्वरूप, पदार्थों के कुछ गुणधर्म, मतलब ये थोड़ा फिजिक्स का है। बाद में परिवर्तन के प्रकार, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ऐसे टोटल 13 यूनिट है। तो चलिए पहले यूनिट को स्टार्ट करते हैं। मानवीय शरीर और कुछ आंतरिक अंग। क्या तुम अपने परिसर के किसी बड़े अस्पताल में कभी गए हो? ऐसे अस्पताल में कुछ बीमार व्यक्तियों के शरीर के भीतरी भागों का फ़ोटो खींचने के लिए एक विभाग होता है। ऐसे फ़ोटो की मदद से शरीर के भीतर की हड्डियां तथा अंगों में हुई खराबी की जानकारी मिल सकती है। इस फ़ोटो को क्या कहते हैं? तो कैसे है ना, बड़े अस्पतालों में एक्सरे वगैरह का डिपार्टमेंट होता है। पहले बड़े अस्पतालों में होता था, अभी छोटे छोटे अस्पताल या फिर लैबोरेटरीज़ में भी मिल जाता है। एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होता है। ऐसे जो बॉडी के भीतर के मतलब जैसे किसी को किडनी स्टोन वगैरह हो गया तो उसको सोनोग्राफी से चेक करते हैं, हड्डी टूट गई तो एक्सरे से चेक करते हैं। शरीर के भीतरी भागों में पाए जाने वाले अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं। आंतरिक का तात्पर्य भीतरी भाग से है। फेफड़े, हृदय, छाती के भीतर के आंतरिक अंग है। अन्न नलिका, यकृत, आंत और अन्नाशय पेट के भीतर पाए जाने वाले आंतरिक अंग है। तो कैसे है ना, हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, तो जैसे अपना लीवर हो गया, किडनीज हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये ऊपर से दिखते नहीं तो ये आंतरिक अंग में समाविष्ट है। और बाह्य अंगों में कैसे नाक, कान हो गया, आँख हो गई, ओंठ हो गए, उंगलियां हो गए, हाथ पैर, घुटने, ये बाह्य अंगों में समाविष्ट होता है। उसके बाद में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। खेलने, तैरने तथा मोटर चलाने जैसे अनेक कार्यों में शरीर के विभिन्न अंगों में हलचल होती है। ऐसे कार्यों में आँख, हाथ, पैर तथा कान जैसे अनेक अंगों की मदद मिलती है। शरीर की विभिन्न हलचल तथा कार्यों के सुचारू रूप से होने के लिए इन अंगों में तालमेल होता है। इसे ही उनके कार्यों में समन्वय कहा जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन। अभी जैसे देखिए, जिस व्यक्ति को लकवा मार जाता है उसकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता नहीं है, तो उसको खाना खाते समय चम्मच उठाने में तक की दिक्कत होती है, पानी पीने तक की दिक्कत होती है कि नहीं। अभी चित्र बनाने, पानी पीने, भोजन करने जैसे सहज लगने वाले कार्यों में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। और ये समन्वय जो है ना, ये अपना ब्रेन होता है ना, वो करता है सब कुछ। ये समन्वय बनाए रखने का काम अपना जो मस्तिष्क होता है वो बना के रखता है। बर्तन में ढककर रखा गया पानी गिलास में लेकर पीने में किन किन अंगों की मदद मिलती है? तो अभी तो फ़िलहाल मटकी बर्तन किसी के पास नहीं, सबके पास में एक्वागार्ड होगा। तो देख लीजिए कौन से अंगों के उसमें कार्य करते हैं, एक्वागार्ड से पानी निकाल के पी के देख लेना। तो क्या होगा, शरीर के भीतर में पाए जाने वाले अंगों के कार्यों में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। जैसे अपने हार्ट का 72 टाइम्स बीट होना, ये समन्वय होता है ना। तो उस वजह से वो 72 बार धड़कता है। अगर कम हो गया तो लो बीपी हो जाता, ज़्यादा हो गया तो हाई बीपी हो जाता है ना। उसके बाद में मस्तिष्क देखते हैं। खोपड़ी के भीतर का जो भाग आता है ना, उसको मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क सिर की खोपड़ी में पाए जाने वाला एक आंतरिक अंग है। मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों और उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क का काम ही वही है, सब जो अपने अवयव है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना।
उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने का काम मस्तिष्क करता है। हमारे आसपास की जानकारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को मिलती है। विचार करना, स्मरण रखना, निर्णय लेना आदि कार्य मस्तिष्क करता है। इनके अनुसार मस्तिष्क शरीर के विभिन्न भागों को आज्ञा देता है। बोलने, दौड़ने तथा कूदने जैसे कार्यों में तालमेल मस्तिष्क के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। अभी देखिए, बच्चे को पता नहीं होता कि गर्मी मतलब अगर उसके सामने गर्म तवा रख दो, कैंडल रख दो, तो वो हाथ लगाने की कोशिश करेगा। उसको पता ही नहीं होता कि गर्मी का एहसास क्या होता है। उसके मस्तिष्क में वो याददाश्त ही नहीं होती कि गर्मी मतलब गर्मी लगने पे वो अपने हाथ को कुछ हो सकता है, तो वो डायरेक्ट जाके छूने की कोशिश करता है। बट पहली बार अगर किसी को मतलब बच्चे को अगर है ना, पहली बार ऐसे गर्मी का एहसास हो जाए, कैंडल के ऊपर उसने हाथ रख दिया, उसको ज़ोर से लग गया, तो फिर बाद में कैसा बॉडी है ना अपने आप याद रखती है कि नहीं गर्मी के पास जाएंगे ना तो अपना हाथ जल जाएगा। तो वैसे ना याद रखना वगैरह जैसे क्रिया, वो पूरा कोऑर्डिनेशन है ना अपना मस्तिष्क बनाए रखता है। उसके बाद में देखेंगे हृदय। छाती पर हथेली रखने पर भीतर होने वाली धड़कन हमें मालूम होती है। इन धड़कन की उत्पत्ति वहाँ पाए जाने वाले अंग हृदय के निरंतर चालू रहने वाले कार्य के कारण होती है। हृदय कौन सा कार्य करता है, तो देखो अभी हृदय कौन सा कार्य करता है आप सर्च करो अच्छे से। अगर नहीं तो हम आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे ना उसमें बताएंगे। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक पार्ट का काम क्या होगा। तो फिलहाल तो यही याद रखें कि हृदय का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बनाए रखना। अभी ब्लड फ्लो में कैसा ऑक्सीजन होता है, हर सेल को ऑक्सीजन जाता है। उसके बाद में जो भी ग्लूकोज वगैरह होता है जो अपन खाने में से मिलता है अपने को, वो भी पूरी बॉडी सेल्स को जाता है। तो सब ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बनाए रखने का काम हार्ट करता है। उसके बाद में जिसमें जो ब्लड में अपना कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है पूरी बॉडी का, मतलब जो यूज़ हो जाता है, तो वो भी अपने लंग्स की तरफ भेजने का काम हार्ट करता है ना। तो बहुत सारे काम है हार्ट के। अभी आप अपने मानवीय शरीर के जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो 4 कप्पों वाला होता है। तो अभी कमेंट करके मेरे को बताना कि 2 कप्पे वाला मतलब 2 पार्ट वाला हृदय किन किन के प्राणियों का होता है, या 3 पार्ट वाला हृदय किन प्राणियों का होता है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे शरीर के भीतर रक्त नलिकाओं में से होकर सतत आगे आगे जाता रहता है। इन नलिकाओं को रक्तवाहिनी कहा जाता है। इनमें से कुछ नलिकाएं थोड़ी मोटी तो कुछ बाल की तरह पतली होती है। तो देखो अपने आँखों में अगर देखेंगे कभी आँखें लाल हो जाती ना, तो जो एकदम पतली वाली होती है उनको केशवाहिनी कहा जाता है, जो अपने आँखों में होती है। वैसे अपने नाक के पिछले हिस्से में होती है। कभी कभी गर्मी में किसी का नाक से खून आने लग जाता है ना, तो ये जो पतली वाली होती है ना, इनके वो फट जाने के मतलब ऐसे थोड़ा सा उनसे खून निकलता है, वो पतली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता कभी, या फिर गर्मी की वजह से उनसे खून आने लग जाता है। बाल की तरह अत्यधिक पतली रक्तवाहिनियों को कोशिकाएं कहते हैं। रक्तवाहिनियों में से रक्त को सतत आगे ढकेलने के लिए हृदय पंप की तरह कार्य करता है। सिर्फ आगे नहीं ढकलता, वो पूरे जो खून रहता है ना उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। इनके लिए हृदय का सतत एक के बाद एक आकुंचन और प्रसरण होता है। यही कारण है कि हमें हृदय की धड़कन महसूस होती है। हृदय की ओर से शरीर के विभिन्न भागों की ओर तथा वहाँ से वापस हृदय की ओर रक्त का इस प्रकार का आना जाना निरंतर चालू रहता है। जैसे मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन वाला खून वो बॉडी में भेजता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो खून फिर लंग्स की तरफ भेजता है, फिर लंग्स फिर से सांस लेके उसमें ऑक्सीजन भरते खून में, फिर वो हार्ट की तरफ आता है, हृदय की तरफ आता है ना, ऐसे चालू रहता है। इसे रक्त का परिसंचरण कहते हैं। अभी ये जो क्रिया है इसको परिसंचरण क्रिया बोलते हैं। जिस प्रकार हमारी छाती के भीतर फेफड़े होते हैं, उसी प्रकार कुत्ते, बिल्ली तथा बैल जैसे प्राणियों की छाती के भीतर भी फेफड़े होते हैं या नहीं होते, यह तुम कैसे निश्चित करोगे। तो क्या है भाई, जो चीज़ सांस लेती है उसके भीतर फेफड़े है ना। क्या सोते समय हमारा हृदय चालू रहता है? हाँ, क्यों नहीं भाई, जो जिसका रुक गया वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, चालू रहता है हमेशा। फेफड़े छाती पसलियों की हड्डियाँ का एक पिंजरा है। हाँ, अपनी हड्डियाँ रिब्स बोलते हैं इनको, जो छाती में होती है ना। तो कितनी रिब्स होती है वो कमेंट करके बता मेरे को। हाँ, इस पिंजरे में हृदय और फेफड़े होते हैं। श्वास लेने का अर्थ है नाक से बाहर की हवा फेफड़े में लेना, बराबर। बाहर की हवा में ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेस होते हैं, हमको लगता क्या है ऑक्सीजन लगता है ना, तो हम हवा में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। फेफड़े वही काम करते हैं कि जो हवा होती है उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं,
बाकी का जो होता है वो बाहर छोड़ देते हैं। श्वास छोड़ने का अर्थ है फेफड़ों के भीतर की हवा नाक से रास्ते बाहर छोड़ना। इसे ही उच्छ्वास कहते हैं। एक के बाद एक होने वाले इस दोनों क्रियाओं को संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह क्रिया सतत चालू रहती है। श्वास लेने पर तुरंत बाहर की हवा नाक के रास्ते फेफड़ों में जाती है। इस हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन फेफड़ों के भीतर रक्त में मिल जाती है। उसी समय रक्त के भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के भीतर की हवा में आती है। श्वास छोड़ने पर फेफड़ों के भीतर की हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर हो जाता है कि नहीं। तो ये क्रिया हमेशा चालू रहती है और उसका श्वासोच्छ्वास क्रिया कहते हैं। जिस कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद है उसमें बेचैनी क्यों महसूस होती है? तो सीधी सी बात है, कमरे के खिड़की दरवाजे बंद हुए तो ऑक्सीजन का जो लेवल होगा और रूम का वो कम हो जाएगा। इंसान सांस लेगा छोड़ेगा, सांस लेगा छोड़ेगा, तो उसकी वजह से बेचैनी महसूस होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से चक्कर आना जैसा है ना, लो लगने लग जाता है थोड़ा। श्वासोच्छ्वास कब तेज़ी से होता है? तो कैसे स्टेयर केस वगैरह चढ़ जाओ आप, है ना, ज़ोर से भागो, एक जगह पे जंप करो, जब भी बॉडी का एक्टिविटी बढ़ जाता है तब भी श्वासोच्छ्वास का तेज़ हो जाता है ना। कुछ चिकित्सकीय साधन। शरीर के भीतर भाग में होने वाले खराबी की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले अधिक साधन नहीं थे। अभी ये पहले की बात है, अभी बहुत सारे साधन है। जैसे एक्सरे बताया मैंने, अपना सोनोग्राफी बताया, एमआरआई मशीन भी आता है जिससे अपना मस्तिष्क के अंदर देखा जाता है ना। तो वो देखेंगे अपन आगे जाके, जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे वैसे वैसे देखेंगे। जब से क्ष किरण मतलब जो एक्सरे आता है, एक्सरेज होते हैं ना, उसमें मदद से फ़ोटो खींचने की तकनीक का निर्माण हुआ है, तब से अस्थिभंग मतलब जिनका हड्डी वगैरह टूट गया है कि नहीं, जिनको हड्डी की तकलीफ़ है, आमाशय अथवा आंत के भीतर की खराबी। अभी कैसा कोई बच्चा कुछ निगल लेता है ना, वो एक्सरे में दिख जाता है। किसी ने कुछ खा लिया, कुछ निगल लिया, छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार निगल लेते तो एक्सरे में दिख जाता है कहाँ पे, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना सहज हो गया है। फिल्म पर एक्सरे फ़ोटो न खींचकर पर्दे पर उभरे हुए चित्र से भी डॉक्टर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक का नाम स्क्रीनिंग है। अभी स्क्रीनिंग भी है, उस टाइम पे ये इतना नया था, ये अभी इस टाइम पे पुराना ही हो गया हो। शरीर पर क्ष किरणों का अधिक मात्रा में पड़ना अच्छा नहीं होता। हाँ, तो क्या है ना, बार बार एक्सरे निकालना भी अच्छा नहीं होता है ना, उससे कैंसर वगैरह होने की संभावना होती है। हमारे मतलब जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं उसको, बहुत आगे की टर्म है, बाद में देखेंगे। आजकल सोनोग्राफी नामक तकनीक के द्वारा टीवी जैसे यंत्र के पर्दे पर शरीर के भीतरी भाग का स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है। तो ये तो अभी कोई नई बात नहीं है। आंतरिक अंगों की खराबी की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई अन्य तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। इससे खराबी के विषय में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवश्यक होने पर ऑपरेशन करके खराबी को ठीक किया जा सकता है। तो अभी तो कैसे छोटे छोटे कैमरे आते हैं, वो भी बॉडी में डाल के देखा जाता है। तो अभी मेरे को कमेंट करके बताना कि आजकल कौन सी तकनीकें यूज़ होती है बॉडी के अंदर देखने के लिए ना, शरीर के भीतर चेक करने के लिए कौन सी तकनीकें मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। कृति। एक जगह शांतिपूर्वक बैठा हुआ तुम्हारा मित्र या परिवार का कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है और कितनी बार छोड़ता है, इसे गिनो। तो क्या है ना, हर एक का श्वास अलग अलग आएगा 1 मिनट में। हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, फेफड़े का बनावट अलग होता है। तो ये मत समझना कि मेरे 10 आए तो सामने वाले के 12-15 क्यों आए, है ना। तो हर एक के फेफड़े का साइज़ के हिसाब से हर एक का अलग अलग होता है। थोड़ी दूर दौड़ने अथवा परिश्रम का काम करने के बाद में उसमें क्या अंतर आता है, उसे भी लिखो। तो क्या है ना, जब आप काम करते हैं ना तो काम करते टाइम कैसा ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है बॉडी को, तो हार्ट ज़ोर से चलने लग जाता है, तो उसकी तेज़ी बढ़ जाती है ना। तो थोड़ा अंतर तो आएगा, मतलब काम करने वाले के बीच में और शांत बैठे हुए में बीच में अंतर तो बहुत आएगा, सांसों में भी आएगा, धड़कन में भी आएगा। चलो, हमने क्या सीखा? शरीर के भीतरी भाग में पाए जाने वाले अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं, है।
मस्तिष्क सिर का आंतरिक अंग है। मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क अपने खोपड़ी के अंदर होता है। खोपड़ी को स्कल कहते हैं, मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं। हृदय और फेफड़े छाती के भीतर पाए जाने वाले आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग और बाह्य अंग आपको समझ गया होगा। हृदय रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। फेफड़े श्वासोच्छ्वास का कार्य करते हैं। शरीर में होने वाले रक्त परिभ्रमण को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। तो क्या है ना, अभी हमें ना इंग्लिश का वोकेबुलरी भी देखेंगे इसका। तो मैं क्या करूँगा, ये बुक का कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको हिंदी टू इंग्लिश जो है ना वो लिख के दूंगा। इंग्लिश टू हिंदी जो मतलब वर्ड के मीनिंग है, मतलब आपको इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, है ना।